कैसे सब ठीक है? करिए सर। प्रीवियस क्लासेस तक कोई कंफ्यूजन या ऑनलाइन अटेंड करने में कोई ट्रबल रही हो, कोई ज्यादा बड़ा बैरियर रहा हो, चीजें समझ में ना आई हो? नथिंग सो, ठीक है। लास्ट क्लास तक हमने एक डिफरेंस रखा था, कैलकुलेट किया था, दैट वाज बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्ट। हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट, कि एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने में हमारी कंपनी की कितनी कॉस्ट आ रही है। उसके लिए जब हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे जिनको हम रेफर करते हैं एज डायरेक्ट। डायरेक्ट का मकसद जो पर्टिकुलरली एक यूनिट बनाने की वजह से आ रहा है, जिसमें एक खर्चा है डायरेक्ट मटेरियल का, इसके अंदर हमने लिखना है एक यूनिट पे मटेरियल की कितनी क्वांटिटी यूज होगी और मटेरियल का वो 1 किलोग्राम या वो 1 लीटर या वो 1 स्क्वायर फीट कितने का पड़ेगा। तो देयर वर टू स्टैंडर्ड आइटम्स। नंबर 1 इज स्टैंडर्ड यूजेज, एक यूनिट बनाने में कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूजेज, और वो क्वांटिटी किस रेट पे खरीदी जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट। जो अल्टीमेटली हमारे पास आया कि एक यूनिट बनाने में मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी। दूसरा खर्चा हमने स्पेंड किया, दैट इज डायरेक्ट लेबर। इसमें भी हम ये देखेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा टू प्रोड्यूस ईच यूनिट, हाउ लॉन्ग शुड द लेबर बी अलाउड। अगर हम बिलीव करते हैं कि एक यूनिट को असेंबल करने में या मैन्युफैक्चर करने में 30 मिनट्स लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, सो दैट 30 मिनट्स स्टैंडर्ड टाइम, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे द रेट एट विच द लेबर इज बीइंग पेड। और अगर हम लेबर को से 250 रुपीज पर आवर के हिसाब से पे करते हैं तो हर यूनिट पे उस 250 रुपए घंटे वाला आधा घंटा वो लगेगा 125 टू ईच यूनिट। उसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड्स या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात की कि अगर मशीन को 1 आवर ऑपरेट करने में हमारा 500 रुपीज का खर्चा आता है और हम 1 घंटे में 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं यूजिंग द मशीन, so that cost of 500 rupees per hour should be divided over 4 products, 4 units. sorry, ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्ट कॉस्ट। इसको हम प्राइमरी कॉस्ट भी कहते हैं या इसको हम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में कहा बस बहुत वो खर्चे जो पर्टिकुलरली एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से आएंगे, वही खर्चे यूनिट को चार्ज किए जाएंगे। ये खर्चे इनकम होने पर प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएंगे, इमीडिएटली प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएंगे। ये खर्चे रखे जाएंगे इन्वेंट्री में। डू रिमेंबर, मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था कि अगर हम रीसेल के लिए 10 एयर कंडीशनर्स खरीदते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का बिजनेस है, हम ये एसी खरीद के बेचते हैं। अगर हम 10 एयर कंडीशनर्स बाय करते हैं और हर एसी हमें 80,000 रुपए का सप्लायर इनवॉइस करता है, अगर हर एयर कंडीशनर 80,000 का है तो 10 कितने हुए? 800,000, 8 लाख।
आपने क्रेडिट में बाय किए हैं तो रीसेल, तो डबल एंट्री क्या करेंगे? डेबिट। रिसीवेबल का सीन नहीं है क्योंकि हम खरीद रहे हैं, हम बेच रहे नहीं है। डेबिट करेंगे व्हाट? परचेसेस। एंड क्रेडिट करेंगे व्हाट? अकाउंट्स पेएबल। मैंने कंफ्यूजन ये क्रिएट किया था कि जब तक वो एसी सेल नहीं हो जाते तब तक वो एसीज आपके लिए इन्वेंटरी नहीं है। तो जब आपने 10 एयर कंडीशनर्स बाय किए, आपके पास 8 लाख रुपए की इन्वेंटरी इंक्रीज हुई। 8 लाख रुपए की इन्वेंटरी इंक्रीज हुई। व्हाट इज इन्वेंटरी? इजंट दैट एसेट? तो जब आपके पास 8 लाख रुपए की इन्वेंटरी इंक्रीज हुई है, एसेट को इंक्रीज होने पे क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। Why don't you debit inventory? Why are you debiting purchases? Purchases का मकसद हम इसको अभी कभी एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं, और इन्वेंटरी का मकसद हम इसको अभी इन्वेंटरी की हैसियत में रख रहे हैं। एक्सपेंस इसको तब माना जाएगा जब ये सेल आउट होंगे। तो जब ये 10 एयर कंडीशनर सेल आउट होंगे तब हम क्रेडिट करेंगे इन्वेंटरी को और डेबिट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो सवाल ये उठा कि खर्चा कब मानेंगे? जब हमने एसी खरीदे या जब हम एसी बेचेंगे? मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये कहता है कि खर्चा तब मानना चाहिए जब हम इनको सेल करेंगे, ना कि तब जब हमने खरीदा है। सिमिलरली हमने मटेरियल खरीदा और कुर्सियां बना दी, हमने लकड़ी खरीदी और बोर्ड बना दिए, हमने लकड़ी खरीदी और सोफा बना दिए, बेड सेट बना दिया, टेबल्स बना दिए, डाइस बना दिया, हम प्रोडक्ट्स बनाते जाते। तो क्या आप लकड़ी की खर्चा उस वक्त ही मान लेंगे जब आपने लकड़ी खरीदी है? नहीं, सप्लायर को पे करना है। लेकिन उस वुड की कॉस्ट को, टिम्बर की कॉस्ट को हम अभी अपने प्रॉफिट और लॉस में, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे। वो मटेरियल का खर्चा कहां चला जाएगा? उस फिनिश गुड की कॉस्ट में। और खर्चा मानोगे कब? जब वो बोर्ड, जब वो डाइस, जब वो टेबल, जब वो सोफा, जब वो बेड से सेल हो। तो जब आपके पास उस प्रोडक्ट का रेवेन्यू आएगा तब आप उसकी कॉस्ट को कॉस्ट मान के जीपी निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ऐसा ही होता है। तो वजह ये नहीं है, मैं खर्चा मानने से इनकार नहीं कर रहा, मैं मानूंगा खर्चा, लेकिन आपकी टाइमिंग और मेरी टाइमिंग में फर्क है। अगर आप मुझे ये कहने लग जाए कि रॉ मटेरियल को खर्चा तभी मान ले जब आपने खरीदा है रॉ मटेरियल, लेबर की कॉस्ट को एक्सपेंस तभी मान ले जब आपने लेबर से काम करवाया है, मशीन की कॉस्ट को खर्चा तभी मान ले जब मशीन चली है। खर्चा आप मान रहे हो, खर्चा मैं भी मानूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं उस खर्चे को फिलहाल उस यूनिट की कॉस्ट का हिस्सा बना रखूंगा, और जब वो यूनिट सेल आउट होगा मैं भी खर्चा मानूंगा, तुम भी खर्चा मान रहे हो, लेकिन हम दोनों की टाइमिंग में फर्क। आप इमीडिएटली मान रहे हैं, मैं यूनिट के सेल होने के टाइम पे मानू। तो मे बी अगर हमने 2020 में मटेरियल खरीदा ज्यादा, बेचा कम, आपने 2020 में ही सबको खर्चा मान लिया, लेकिन मैं 2021 में खर्चा मानूंगा जब मेरे प्रोडक्ट्स सेल होंगे। सही है? अच्छा, यहाँ इन कॉस्ट तक आपके और मेरे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन की कॉस्टिंग कोई इख्तिलाफ नहीं। मसले की जड़ आगे है, दैट इज रिगार्डिंग फिक्स्ड प्रोडक्शन इन अपनी फैक्ट्री overheads. We have been discussing कि कारखाने को चलाने में, फैक्ट्री को चलाने में सर्टेन कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि फिक्स्ड होती है। और फिक्स्ड मैं किसको कह रहा हूं? ये मैं
मल्टीपल टाइम्स वाज़ेह कर चुका हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट वो नहीं है जो चेंज ही ना हो। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होती है, फिक्स्ड कॉस्ट वेरी करती है, लेकिन वजह आउटपुट नहीं है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की कि मैं अगर अपने प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते वक्त ये देखता हूं कि मैंने उस यूनिट को बनाया कितने में, मुझे कितने का पड़ा, और उसमें मैं अपना जायज 25% मुनाफा चार्ज कर देता हूं। बिल फर्स्ट, अगर एक यूनिट बनाने में मेरा खर्चा आया 200 रुपए, एक यूनिट बनाने में मेरा खर्चा आया 200 रुपए, मैं 200 रुपए के ऊपर 25% 25% 1 क्वार्टर अपना प्रॉफिट चार्ज करूंगा। 200 का क्वार्टर कितना बनेगा? 50। सही है, 50। 200 रुपए की बाजी खरीद है, 50 रुपए जायज सकते हैं आपसे, तो 200 plus 50, 250 is what I have to charge from you. Fair? ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हमें यूनिट जितने का भी पड़ेगा कॉस्ट, उसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, मार्कअप, और आपको भेज देंगे। लेकिन मुझे कब पता चलेगा कि मेरा एक यूनिट कितने का बना? अब इसमें कुछ खर्चे हैं जो कि अनसर्टेन है। फिक्स्ड कॉस्ट में हम एक तो रखते हैं फैक्ट्री का रेंट, सिमिलरली सुपरवाइजर की सैलरी, सिमिलरली फैक्ट्री की डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के बिजली का बिल, फैक्ट्री की हीटर लाइट, कैंटीन के खाने पीने का खर्चा, इंश्योरेंस कॉस्ट। मेरे कारखाने में ये खर्चे दर हकीकत कितने आते हैं ये तो महीना खत्म होते हुए पता चलेगा। लेकिन अगर मैं मार्च की बिगिनिंग में कोई यूनिट बेचूं और कस्टमर पूछे कि कितने का है, मैं कहता हूं मुझे कॉस्ट ही नहीं पता, मैं प्राइस कैसे बता सकता हूं? जब मार्च खत्म होगा तो पता चलेगा कि मार्च की महीने का खर्चा कितना आता है। तो दो चीजें अनसर्टेन है। हम उसको क्या करेंगे? अगर आपने लास्ट क्लास अटेंशन दिया हो, उस पे मैंने वर्ड यूज किया था प्री डिटरमिनेड ओवरहेड absorption rate. Predetermined overhead absorption rate. इसको हम सिंपल में कहेंगे फिक्स्ड OAR। हम पहले से ही कैलकुलेट करके रखेंगे कि एक घंटा फैक्ट्री चलने में हमारी कॉस्ट कितनी आती है। ऑल्सो ये वेरिएबल नहीं है, एक ज्यादा घंटे चल जाएगा तो कोई बहुत नहीं आ जाएगी, कोई खर्चा नहीं बढ़ जाएगा, वही रहेगा खर्चा। लेकिन हमें डिटरमिन करके रखते हैं कि एक घंटा फैक्ट्री ऑपरेट करने में हमारी कॉस्ट कितनी आती है। इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले बजट करेंगे, बजट फिक्स फैक्ट्री का प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कि आइंदा आने वाले महीने के लिए फैक्ट्री का रेट, सुपरवाइजर्स की सैलरी, मशीन की डेप्रिसिएशन, हीट एंड लाइट, बिजली का बिल, इंश्योरेंस कॉस्ट वगैरह, ये खर्चे कितने आएंगे? You're not sure, but you can estimate. You have been running the factory since quite long. तो आपको एक्सपीरियंस है कि एक महीना कारखाना चलाने का खर्चा अंदाजन कितना आता है। तो आपसे अगर जनरली कोई पूछे कि आपके घर का बिजली का बिल कितना आता है, तो बेशक कहेंगे कि कमोपेश होता है। सामने वाला बोलेगा थैंक यू, इतना तो मुझे भी पता है कि फिक्स नहीं है, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं, मीटर के हिसाब से आता है, लेकिन अंदाजा पूछ रहा हूँ भाई। अंदाजा तो आप दे सकते हैं ना कि सर्दियों में इतना आता है, गर्मियों में इतना आता है। तो फैक्ट्रीज के पास भी बाकायदा डेटा मौजूद होता है, उनको अंदाजा लग सकता है कि आइंदा आने वाले
महीने में, since we are focusing on March, let's say for instance, तो for the month of March हमारे fixed production overheads कितने आएंगे, और मैंने वाज़ेह तौर पे वर्ड किया, this is what, this is budgeted, this is not actual. Obviously actual cards will turn up by the end of the month. फिलहाल तो मैं अंदाजे ही मार सकता हूँ। एक तो ये अनसर्टेन है। दूसरा, ये खर्चा मार्च में बनने वाले तमाम तर यूनिट्स पड़ेंगे। एग्जाम्पल मैंने लास्ट में कोट की थी कि अगर हम पिकनिक पे चलते हैं तो हम जिस वेन्यू पे घूमने जाएंगे उसका खर्चा 1600 रुपीज पर हेड है। वो तो आपकी वजह से ही आएगा। आप हैं तो खर्चा है, आप नहीं तो 1600 नहीं। वो खर्चा तो बेटा आप ही भरोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप भी खुद कहेंगे वॉलंटरी सर, तो ऑब्वियसली हम ही भरेंगे, मेरी वजह से आया। लेकिन जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, एग्जाम्पल मैंने दी थी कि अगर कोच का रेंट फेयर वो 15,000 रुपए खान साहब फिक्स कर देते हैं, बाकी कहते हैं कि डीजल आप भरा के दोगे मुझे, तो हम हैदराबाद जेबिस्ट कैंपस से निकलेंगे, पोर्ट ग्रैंड तक चलेंगे, घूम फिर के वापस हैदराबाद पे आएंगे, डीजल कितना कंज्यूम होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन एक्चुअल फिगर तो पिकनिक की वापसी को ही पता चलेगी ना। ड्राइवर कहता है कि सुबह से लेकर आपसे तकरीबन रात हो जाएगी, तो मुझे तीनों टाइम का खाना आप खिलाएंगे। यहां से चलते मैं नाश्ता भी करूंगा, लंच भी कराना, डिनर भी कराना। अब हमें क्या पता कि कितना खाएगा। सही है, आपसे और मुझसे तो ज्यादा ही होगा ना, और हम परेशानी हो जाते हैं कि इतना खा लिया। उसके अलावा ये कहता है कि अगर रास्ते में किसी वजह से जुर्माना लग गया, फाइन लग गया मोटर व्हीकल की तरफ से, वो भी आप भरोगे। तो हमें पिकनिक में जाने कोई सन्नाटे में तो नहीं जाएंगे, बस में तफरी तो करेंगे। तो अब कोई अगर मोटर व्हीकल देती है, बंदे खड़े क्यों अंदर, वो स्टॉप करके हमें पेनल्टी मार देते हैं, फाइन रोक देते हैं, लेकिन बोला वो भी आप भरोगे। अब हमारे पास कुछ चीजें अनसर्टेन कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी आएगी। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट फी स्टूडेंट कैसे चार्ज करोगे, पर स्टूडेंट कैसे चार्ज करोगे? क्या ये हर स्टूडेंट की वजह से आ रही है? अगर खान साहब से डील हुई 600 रुपए पर बंदा कराची अप डाउन, जिस तरह वैसे फेयर होता है, तो आसान हो जाता, लेकिन नहीं, वो तो पूरी बस आप करवा रहा। अब आपने कैलकुलेट किया कि हमें हैदराबाद टू कराची अप डाउन में करीबन 30,000 रुपीज की कॉस्ट आ जाएगी, जिसमें हमने कोच का फेयर, ड्राइवर के खाने पीने का खर्चा, एक आध पेनल्टी रास्ते में कर दी, टोल टैक्सेस जमा कर दिए, डीजल की कॉस्ट कर दी, और आपने अंदाजा लगाया कि ट्रांसपोर्टेशन में हमारा 30,000 रुपीज का अप डाउन होगा। हाउ वुड यू चार्ज दिस 30,000 टू ईच स्टूडेंट फॉर द डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आप डिवाइड करेंगे? अगर आपकी बस में कैपेसिटी 48 सीट्स की है, 48 सीट्स की, या कीपिंग द फिगर इजी 50 सीट्स की है, शुड आई डिवाइड 30,000 बाय 50? नो, बिकॉज नुकसान की गुंजाइश है, फायदे की गुंजाइश नहीं। बंदे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। तो आप कितने स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे? जितने आपके साथ चलेंगे, अब वो तो पिकनिक की चलने के बाद पता चलेगा। और स्टूडेंट जब मुझसे पूछता है कि सर कंट्रीब्यूशन कितना है, हम कहते हैं 1600 रुपए प्लस ट्रांसपोर्टेशन, वो कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कितनी, बोले तुम चलोगे तो पता चलेगा। तो कल एक रेस्टोरेंट पे गए, उससे मैंने पूछा कि बलूची कढ़ाई और आम कढ़ाई में फर्क क्या है? तो मैं अगर ऑर्डर करूं तो मुझे आइडिया दो कि स्पाइसी होगी, क्या होगा, ग्रेवी ज्यादा होगी, कम होगी? कहला सर बताओ, आपको खा के पता चलेगा। तो मैंने फिर आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, फिर लेके ही आ जाओ, खा के चेक करूंगा। मैं खाने से पहले पूछ रहा हूँ कि मेरी प्रेफरेंसेस को मैच कर रही है नहीं कर रही है। तो आपको भी मैं बोला तो चलोगे तो फिर पता चलेगा। तो आप बोलेंगे ऐसा हो कि 30,000 रुपीज की आपकी कॉस्ट है और बस में बैठे हैं 10 बच्चे, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10, 3,000 रुपए ये, 1,600 रुपए वो, इतने में तो मैं नहीं चलूंगा। इतने तो अबाई नहीं देंगे, मेरे लिए क्या बचेगा? सही है।
आपको पहले से पता होना चाहिए ना कि खर्चा कितना आएगा। तो जो पिकनिक ऑर्गेनाइजर है ये तो उसके गले में आएगी ना कहानी, तो उससे दो तुक्के मारने हैं। पहला कि हमारा अप डाउन का खर्चा कितना आएगा, दूसरा डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ चलेंगे। So budgeted fixed production overhead divided by budgeted या इसको हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल लेवल ऑफ एक्टिविटी। अच्छा अब देखें, हमें इंसाफ के तकाजे पूरे करने। What should the level of activity be? Should this be number of students? Option number one. What happens, let's say, in a situation? कोई स्टूडेंट कहता है कि सर आप मुझे देखिए और सीट देखिए, आपको लगता है कि मैं एक सीट में पूरा आ सकूंगा? हम कहता है बात तो तुमने बड़ी इमोशनल कर दी है, फिर तो पाओगे नहीं। वो कहता छोड़े किसी और को नहीं बैठा, मैं दो सीट्स पे बैठूंगा। अगर एक बंदा दो सीट्स ऑक्यूपाई करता है या कोई कहता है सर थका हो मुझे तो चारों पीछे की सीट में मैं लेट जाऊंगा ताकि वहां एंजॉय कर सकूं। Should that student occupying 4 seats and that student occupying 2 seats be charged the same amount? तो खर्चा पर स्टूडेंट होना चाहिए, पर हेड होना चाहिए या पर सीट होना चाहिए? फिर आपके साथ गेम हो सकता है, चार दोस्त बोलेंगे हम तो दो सीट्स पे आ जाएंगे, भाई पैसे बचाने वाले आ जाते हैं। सही है, रंग नस्ल जात पात कुछ नहीं देखते, ये पैसे बचाने के लिए आ जाते हैं। हमने बेसिक कैटेगराइज किया हुआ है कि सर्टेन लोग होते हैं जो कि कंफ्यूज होते हैं, ऐसा कोई नहीं, बंदे बंदे का फर्क होता है। तो चार सीट्स पे एडजस्ट हो जाएगी, आप दो बंदों का किराया लेंगे, दो सीट्स का किराया लेंगे उससे। अगर हमारी एक ही फैक्ट्री के अंदर तीन प्रोडक्ट्स बनते हैं, प्रोडक्ट एक्स भी उसी कारखाने में बनता है, वाई भी उसी कारखाने में बनता है, जेड भी उसी कारखाने में बनता है, बोर्ड भी उसी कारखाने में बन रहा है, डाइस भी उसी कारखाने में बन रही है, कुर्सी लकड़ी की भी उसी कारखाने में बन रही है। तो अगर मैं ये समझता हूं कि मार्च के महीने में मैं 5000 चेयर्स बनाऊंगा, 3000 रोस्टर्स बनाऊंगा और 2000 बोर्ड्स बनाऊंगा, 5000 प्लस 3000 प्लस 2000 10,000। और अगर हमारी फैक्ट्री की कॉस्ट 200,000 रुपीज हो, 2 लाख रुपए मार्च की, तो शुड आई डिवाइड 2 लाख रुपए बाय 10,000 यूनिट्स? इफ यस तो हर यूनिट के ऊपर 20 रुपए का खर्चा आएगा। 2 लाख डिवाइड बाय 10,000, 20 रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन कुर्सी चीख सकती है कि मुझ पे इतना खर्चा क्यों, मुझे बनने में 15 मिनट नहीं लगते और वो बोर्ड जो बनने में 2 घंटे लेता है आप उससे भी कोई खर्चा ले रहे हो, मुझसे भी कोई खर्चा ले रहे हो। तो कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि वो 4 सीट पे लेटा हुआ है बड़े मजे से और मैं यहाँ स्टूल पे बैठा हुआ हूँ, थ्रूआउट जर्नी में खड़ा रहूंगा क्योंकि मुझे अपने दोस्तों के साथ इसी बस में आना था, उस बस में नहीं आना था। आप मुझसे भी वही चार्ज करें, उससे भी वही चार्ज करें। सही तो कह रहा है। तो अगर बनने वाली कुर्सी जो 15 मिनट में तैयार हो जाती है, बनने वाला रोस्टर जो कि लेट से 2 घंटे ले लेता है, दोनों को अगर आप 20 रुपए पर यूनिट चार्ज करेंगे तो हको इंसाफ की आवाजें बुलंद होगी, ये मांगेंगे आपसे अपना हक। इंसाफ आप करें, हम ये कर देते हैं कि हम उसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे तकसीम नहीं करते, हम उसको नंबर ऑफ आवर्स पे तकसीम कर देते। हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि फैक्ट्री को 1 घंटा चलाने में कितना खर्चा आता है। सही, अगर हमारी फैक्ट्री ऑपरेट करने में 400 रुपए पर आवर की कॉस्ट आती है, दिस इज नॉट एक्चुअली
वेरिएबल, एक एक्स्ट्रा घंटा चलने से 400 रुपए बढ़ नहीं जाएंगे, लेकिन एवरेज है, लेकिन एक एवरेज है। अगर हमारी फैक्ट्री ऑपरेट करने में 1 घंटे का खर्चा 400 रुपए है, तो जो यूनिट जितना टाइम लेगा वो 400 रुपए फी घंटे के हिसाब से खर्चा कर। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी कैन बी व्हाट, दिस कैन बी number of units, this can be number of machine hours, or this can be number of labor hours. Okay, no confusion so far. अच्छा, अब हम फर्दर मूव करते हैं कि कंपनी क्या कर रहा है, अपना फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट बता देंगे। तो हमने क्या कहा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जो यूनिट बनने में जितना टाइम लेगा वो उतना उतना खर्चा कॉस्ट के अंदर एब्जॉर्ब करता जाए। ये खर्चा हमने एब्जॉर्ब किया, ये बन जाएगी हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट या फुल कॉस्ट पर ये होगी कुछ टेक्निकलिटीज रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस। अगर ये बिजनेस रिटेल का होता है ना, तो चीजें कैलकुलेट करना कदर आसान होगी। कि अगर हम बनी बनाई कुर्सी खरीदें और बेचें, तो इस कुर्सी में मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, मशीन आवर्स कितने हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, हमारा कख कंसर्न नहीं। हमें सप्लायर ने अगर एक कुर्सी 800 रुपए में दी है, तो हमारी कॉस्ट 800 रुपए बात खत्म। प्रॉब्लम उनके लिए हो रही है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जिनका कारखाना है। अब कंपनीज इसके ऊपर चार्ज करती है प्रॉफिट। प्रॉफिट चार्ज करने का तरीका क्या होगा, यहाँ की कॉस्ट है भाई, कहने की तो आपकी खरीद है, आप इस पे प्लस करेंगे अपना प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आप कमाना चाहते हैं। प्रॉफिट को हम मार्कअप भी करते हैं, या प्रॉफिट को हम मार्जिन भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट को हम मार्कअप भी कहते हैं और प्रॉफिट को हम मार्जिन भी कहते हैं। तो अगर एक यूनिट बनाने में हमारी कॉस्ट से फॉर इंस्टेंस 400 रुपए है और हम उस पे 25% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। 400 रुपए क्या है मेरी कॉस्ट है, इतने का तो भाई मुझे पड़ा है, इससे नीचे की तो बात भी नहीं करना। प्लस मैं अपनी कॉस्ट का 25% प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, बिकॉज बिजनेस की एग्जिस्टेंस प्रॉफिट की वजह से। सही है, रेट टू रेट अगर चीजें बेची जाए, जितने में बनाई जाए उतने में बेची जाए, तो फिर कारोबार क्या, फिर बिजनेस क्या? ऑब्वियसली चल नहीं पाएगा, ऐसा करो नुकसान में ही जाएगा। हम अपनी कॉस्ट में प्लस करेंगे प्रॉफिट मार्कअप या प्रॉफिट मार्जिन। जब कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस हो जाएगा तो कॉस्ट क्या बन जाएगी, प्राइस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट? कॉस्ट इज एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट। बाजी इतने की तो खरीद है, प्लस इतना जायज मुनाफा आपको मैं इतने में बेचूंगा, तो प्राइस इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट। ऐसा? तो
तो जब हमने कॉस्ट में प्रॉफिट को प्लस किया, we'll be getting what? Selling price. कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ कैलकुलेशन सीखना चाहिए। मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स यूज किए हैं, एक यूज किया मार्कअप, एक यूज किया मार्जिन। एनी आइडिया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस? करेक्ट। So is there any difference between markup and margin? No, no, okay. You're correct for the first page. कि हम एक परसेंटेज रखते हैं कि इतना हम प्रॉफिट कमाएंगे। इस टेक्निक को दरअसल का कहा जाता है कॉस्ट प्लस। एंड कॉस्ट प्लस इज व्हाट? दिस इज द प्राइसिंग टेक्निक। जिसका वर्ड हम यूज करें कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मकसद टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ अ यूनिट। प्राइसिंग का मकसद टू डिटरमिन सेलिंग प्राइस ऑफ अ यूनिट। ठीक है, वर्ड हमने क्या यूज किया? प्राइसिंग। और प्राइसिंग का तरीका क्या है? कॉस्ट प्लस। कॉस्ट प्लस का मकसद क्या होगा कि हमारे प्रोडक्ट की या यूनिट की जितनी भी स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी उसमें हम प्लस करेंगे desired profit, and this would be the selling price at which a unit must sell. ठीक है। Now coming over, what is markup and what is margin? पहली बात तो let's be clear about calculating percentage. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को मैथमेटिकली परसेंटेज लगाने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैंने कहा कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट ₹400 है और कंपनी चाहती है कि हम 25% ऑफ कॉस्ट कमाएं। कंपनी क्या चाहती है कि हम कॉस्ट का 25% कमाएं। हाउ वुड यू कैलकुलेट द 25%? Fair. And what does this 25% mean per cent? सेंट का मकसद क्या है? 100। हम 5 चीजों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 100 को बुनियाद बना के रखते हैं ताकि हमारी कंपैरिजन आसान हो सके। कि अगर ये बताया जाए कि एक कारोबार में 5 लाख रुपए लगाए गए तो वो एक साल में 75,000 रुपीज का रिटर्न देगा। और दूसरा बिजनेस है उसमें अगर 10 लाख रुपए लगाए जाए तो वो 1,40,000 रुपए का रिटर्न देगा। तो बज़ाहिर 75 और 1,40 में से बड़ा कौन? 1,40। लेकिन आप बोलेंगे 1,40 कमाने के लिए 10 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं और 75 तो $500,000 के ऊपर कमा रहे हैं। तो दोनों में से बेहतर रिटर्न कौन सा है? इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए देखिए, एक की बेस 5 लाख है, दूसरे की बेस 10 लाख है। दोनों की बेस को 100 रुपए कर देंगे कि अगर मैं इसमें 100 रुपए लगाऊं तो कितना मिलेगा और बिजनेस बी में 100 रुपए लगाऊं तो मुझे कितना मिलेगा। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं परसेंट। परसेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे?
75 over 500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 क्या है? ये बेस है। मैंने 100 को बेस बना दिया कि अगर मैं 75,000 कमाता हूं 500,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट पे, तो 100 रुपए कितने कमाऊंगा? ये देखो भाई कितना आ रही है 50। इसको हम कहते हैं 50%। बस है कि मकसद समझ में आ रहा है कि मैं कंपेयर करने के लिए स्केल जो रखूंगा ना वो सेम रखूंगा। ठीक है, स्केल जो रखूंगा वो सेम रखूंगा और वो स्केल की साइज क्या होगी 100। तो हम 50 पर 100 कमा रहे हैं। और दूसरे बिजनेस में वी आर गेटिंग हाउ मच 140 ओवर 1 मिलियन। अगर 10 लाख रुपए की ऊपर हम 1,40,000 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए में कितने मिलेंगे? फिर इसका बेस रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना आएगा 14%। इजी। और ये पूरी दुनिया में मेथड फॉलो किया जाता है। जिस तरह अगर हम कहेंगे एक मेडिकल का स्टूडेंट और एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट सिर्फ मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ेगा और बायो का या मेडिकल का स्टूडेंट जूलॉजी एंड बॉटनी 2 सब्जेक्ट पढ़ेगा। ठीक है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने इंटर में सब्जेक्ट कितने देते हैं फर्स्ट इंटर मिलाते 6, इंजीनियरिंग 6 हो गए। सो अगर एक प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट 600 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकता है, 6 पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, तो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल मार्क्स उसके 600 है। ठीक है, मैक्सिमम ऑब्टेनेबल मार्क्स उसके 600 है। और अगर बायो का स्टूडेंट से फॉर इंस्टेंस अगर उसका जूलॉजी एंड बॉटनी 100 मार्क्स का होगा तो वो 7 पेपर पास करेगा और वो कितने मार्क्स दे सकता है 700। ठीक है, तो अगर किसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के मार्क्स 500 आ जाते हैं और उसकी अम्मी को आगे पड़ोसन कहानियां सुनाती है कि क्या है तुम्हारा बेटा, मेरी बेटी ने तो 550 मार्क्स लिए और अपने बेटे को समझा तो थोड़ा दूर दूर आया, कैलिबर देखा 500 मार्क्स वाला, और आपकी अम्मी भी आपको सुनाने लग जाती है कि दूर दूर रहने वाली बात पे तो बाद में बात करेंगे, वो क्या सीन है, लेकिन 500 मार्क्स कैसे लिए? तो रहते कि मैं उसे पढ़ने में अच्छा हूं, लेकिन क्या ये कंपैरिजन मुनासिब है? अगर पता चले कि वो प्री मेडिकल की स्टूडेंट है, तो अब अम्मी को समझाने के लिए आप क्या करेंगे 100 को बुनियाद दो। हम ये कह सकते हैं कि मैंने 500 लिए हैं 600 में से, यानी अगर हम दोनों को 100 में से मार्क्स लेने होते तो 500 डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाई बाय 100, मैंने कितने परसेंट उठाए हैं? और उसने 550 लिए आउट ऑफ 700 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप खुद बताएंगे मुझे दूरी अख्तियार करनी चाहिए कि नहीं। पॉइंट इसके हमें बेस तो मुनासिब देना, और आपकी भी गैरत में आ जाता है कि सर दूर तो मैं खुद ही हो जाऊंगा लेकिन मार्क्स पर बात नहीं कर, मैंने बेहतर परफॉर्मेंस किया। कंपैरिजन हम बुनियाद किसको बनाते हैं? तरीका क्या होगा कि हम 400 रुपीज पर क्या करेंगे 25%, और जहां मैथमेटिकली पर से यानी 25% मतलब सदी मतलब 100, हम क्या कहते हैं 25 फी यानी आउट ऑफ में 25 फी
सर 100 में से 25, अगर 100 में मेरे 25 होंगे तो 200 में मेरे 50 होंगे। समझ रहे बात? 100 में मेरे 25 होंगे तो 200 में मेरे 50 होंगे, 300 में मेरे 75 होंगे, 400 में मेरे 100 होंगे। हम कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे मैथमेटिकली? 400 का 25%। अब मैं बेस वापस 400 में लेके जा रहा हूं कि अगर 100 में से 25 कमाता तो 400 में से कितना कमाऊंगा? सही है, करेक्ट। ये आ गया 100 रुपए। व्हाट इज दिस 100 रुपए? This is your marker. This is what you want to earn. This is what you want to save. And how did you get calculate this 100? This is 400 रुपए का 25%। अगर 100 में 25 होंगे तो 400 में मेरे 100 होंगे। जो आप एक प्रोडक्ट बनाए जो कि 1000 रुपए का बनता हो तो क्या उसमें से भी 100 रुपए कमाएंगे? नहीं। आपने कहा कि अगर एक यूनिट बनाने में मेरे 1000 रुपए का खर्चा आ जाता है तो उस 1000 रुपए में मेरे 25% हो गए। 1000 का 25% बनेगा 250 रुपीज। मैं वो यूनिट 1250 का बेचूंगा, 1250 का। सही? अब यही समझते हैं। सेल लगते हैं, आपने कोई कुर्ती ताड़ के रखी हुई थी, है तो बड़ी आउट क्लास, एम्ब्रॉयडर्ड, स्टिच्ड, लेकिन बड़ी महंगी है। एंड यू ऑब्जर्व कि उसकी बिफोर सेल प्राइस 4000 रुपए है। कार्ड में डाल के रखा था कि जैसे सेल लगेगी पहले इसको डालना, और उस कुर्ती पे डिस्काउंट लगता है 40%। ठीक है, अर्लियर इट वाज फॉर 4000 और उस पर 40% डिस्काउंट है, तो आफ्टर सेल उसकी प्राइस क्या होगी? 24। प्राइस तो नहीं बनेगी मेरा ख्याल। 2400, yes, makes sense। 2016, तो 4000 में से 1600 कर देंगे, you will be left with 2400। Now, how are you calculating this? Before discount, उसकी जो original price है, that is 4000, और इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 40%। यस, तो डिस्काउंट कितना होगा? 4000 का 40% मतलब 1600। आपने 40% किस पे लगाया? बिफोर डिस्काउंट प्राइस, और आफ्टर डिस्काउंट कितने का पड़ रहा है ड्रेस? 2400। अब मेरी कैलकुलेशन समझना, गेट करते हैं। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? अगर इसको मैं 4000 के ऊपर परसेंटेज निकालूं तो ये 40% है। अगर इसकी आफ्टर डिस्काउंट प्राइस 2600 की परसेंटेज निकाले तो कितनी बनेगी? हाउ डू डू दिस? 1400, सॉरी 1600 divided by 2600, 1600 divided by 2600 multiplied by 100।
How much is this? नहीं चाहिए 61.54. 61.54%. How much discount is company offering basically? 40% या 61%? मैं 61% दे रहा हूँ. Let's assume मेरे बराबर वाली दुकान ने 40% सेल लगाई, उसी पे मैं लिख देता हूँ for marketing purposes कि we are offering 61.5% discount. आप कह रहे हैं ये ज्यादा दे रहा है, ये ज्यादा दे रहा है. आप आते हैं मेरे पास कि सर कितना डिस्काउंट है, मैं कहता हूँ 61.5%. आप कहते हैं ठीक है, फिर कितने की पड़ेगी, मैं कहता हूँ 2400. आप कहते हैं ये कैसे है, आप हमें 61.5% डिस्काउंट दे रहे हैं जब भी 2400 की पड़ रही है, और आपके बराबर वाला 40% डिस्काउंट दे रहा है जब भी मुझे 2400 रुपए की पड़ रही है. तो आपके तो सस्ती पड़नी चाहिए ना. अब मार्केटिंग के लिए मैंने आपको अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली परसेंटेज किस पे लगा दी, मैंने किया डिस्काउंट ओवर आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, और उसने क्या लिखा, डिस्काउंट ओवर बिफोर डिस्काउंट प्राइस. डिस्काउंट वो भी उतना दे रहा है, डिस्काउंट मैं भी उतना दे रहा हूं, लेकिन परसेंटेज में बड़ी करके बता रहा हूं, क्योंकि मैं परसेंटेज किस पे कैलकुलेट कर रहा हूं, आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस. क्या दे रहा हूं, डिस्काउंट मैं कितना दे रहा हूं, वो कितना दे रहा है 1600 का, और डिस्काउंट से पहले चीज कितने की है 4000 की. तो 1600 4000 का कितना फीसद है, ठीक है. डिस्काउंट मैं भी कितना दे रहा हूं 1600, लेकिन मैं परसेंटेज किस पे कैलकुलेट कर रहा हूं, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस पे. अगर और आफ्टर डिस्काउंट प्राइस कितनी है, और मैं दे रहा हूं 61. कस्टमर को घुमा फिरा के 1600 रुपए का फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं अगर बात बेनिफिट इतना बड़ा लगा दूं कि आई एम ऑफरिंग 61.5% डिस्काउंट, तो कस्टमर आके मेरे पास बैठ जाए, और बराबर दुकान में सोच रहा होगा मेरे पास क्यों ले रहा है, चीज तो मैं भी बेच रहा हूँ, कीमत तो दोनों के बराबर है, लेकिन फॉर मार्केटिंग पर्पसेस मैंने कैलकुलेशन का गेम किया. अब जब कस्टमर आएगा तो मैं उसको पूछूंगा कि भाई आप एक बात बताओ, मैं आपको चीज कितने की दे रहा हूँ, वो कह रहा 2600 की. 2600 की चीज है और डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ 61.5, तो 2600 का 61.5% निकाले, निकलेगा 1400. तो 2600 प्लस 1400 4000. आपने खुद देखी थी बास्केट में आपने रख के बैठे थे आप कार्ड में कि डिस्काउंट से पहले कितने की थी, अपनी 4000 थी, तो मैं दे रहा हूँ ना 61.5% डिस्काउंट, लेकिन 61.5% ऑफ व्हाट, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस. एंड आफ्टर डिस्काउंट प्राइस श्रिंक ही होगी ना, कम ही होगी ना, कम वाले पे बड़ी परसेंटेज लगाओगे तो 1400 बनेंगे. ये मार्केटिंग का एडवांटेज हो सकता है जो कि अभी तक कोई आउटलेट प्रैक्टिस करता नहीं है, और आउटलेट को ऐसी चीजें प्रैक्टिस करने में दिक्कत कोई नहीं होती. वो लगा देते हैं अप टू 75% ऑफ, 70% ऑफ, और अक्सर आंटियां वहां पे बहस करते हुए पाई जाती हैं कि खाली लिख देते हो, देते तो हो नहीं, क्योंकि 70% वाली चीज होती कोई नहीं, जब जाते बोले सब सोल्ड आउट होते, और पड़ी होती है 20-25% वाली. मार्केटिंग का मकसद कस्टमर को आउटलेट तक लाना हो, मार्केटिंग का मकसद रिस्पॉन्स जनरेट करना हो, तो ऐसी हरकतें की जाती है कि कस्टमर इंगेज हो, बस चीज खरीद के जाइए, मार्केटिंग का मकसद नहीं है, वो फिर आपके संभालना होता है.
अब मैं परसेंटेजेस का गेम खेलते हुए कस्टमर को वही दे रहा हूं, शायद वो थकार के बोले सर जो भी है चले दे दे, डिस्काउंट है 1600, लेकिन वो बता रहा है 40%, मैं बता रहा हूँ 61.5%। अब मैं आपको गेम समझाता हूँ मार्कअप और मार्जिन। नो नो नो, दोनों का बुनियाद अलग है। सी 40% किस पे लगेगा? ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, दैट इज बिफोर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस 4000 पे, एंड ये 61.5% किस पे लगेगा? आफ्टर डिस्काउंट पे। दोनों का बेस डिफरेंट है। अगर दोनों 4000 पे लगती थी ना तो 100% से ज्यादा नहीं जा सकती थी। सर मैं आपकी कैलकुलेशन को ही करता हूं कि बिफोर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस कितनी है? 4000, इस पे डिस्काउंट कितना है? 40%, यानी 4000 का 40% कस्टमर को छोड़ देंगे। अगर 40% आप कस्टमर को ऑफ कर रहे हैं तो कस्टमर बाकी आपको कितना परसेंट पे करेगा? 60%। आउट ऑफ 100% में से 40% की सेल माफ हो गए 40%। तो कस्टमर अगर 40% पे नहीं करेगा तो कितना परसेंट पे करेगा? 60%। मैं अगर 4000 का 60% निकालूं तो कितना बनेगा? Now this makes sense that you can sum 40 and 60%. This will be 100%. जिसमें से 40% माफ 60% देंगे, लेकिन इन दोनों को प्लस लॉजिकली नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों की बुनियाद अलग है। कि 4000 का 40 है और 2600 का 61। ये this cannot be plus, this cannot be added, getting? कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाना है, ठीक है? अगर एक कंपनी एक यूनिट 1000 रुपीज में सेल करती है और 800 में बनाती है, ठीक है? मेरी बात समझना, अगर एक यूनिट हमने बनाया कितने में? 800 में, और बेचेंगे कितने में? 1000 में। तो 800 में बनाई गई चीज अगर 1000 रुपए में बेची जाए, प्रॉफिट कितना होगा? That is standard cost plus profit is equal to what? Selling price. अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, क्या मैं प्रॉफिट कितना करूंगा? अब मैं सवाल दोनों चेंज करता हूँ कि मैं कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा हूं? प्रॉफिट मैं कितना परसेंट, सही? अब रुपये में नहीं पूछ रहा, अब मैं परसेंटेज में पूछ रहा हूं। हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं? 20 ओके। आपने मुझे कहा कि वी आर मेकिंग 20% प्रॉफिट, तो चैलेंज करेगा इसको? अब गेम ये है, आपने कहा कि वी आर अर्निंग 20% प्रॉफिट, मैं कहता हूं कि आई एम मेकिंग 25% प्रॉफिट। एक एग्जांपल ले लेते हैं,
आप एक दोस्त के साथ बैठे हैं, उसकी कोई जनरल स्टोर की शॉप है, वो कहता है मैं परचेसिंग पे जा रहा हूँ, साथ चलो, आप चलो। और यू ऑब्जर्व कि लेट्स से उसने एक प्रोडक्ट खरीदा और उसने आपकी आंखों के सामने वो प्रोडक्ट 200 रुपए का खरीदा सप्लायर से। आपने भी देखा क्या खरीद रहा है क्या नहीं खरीद रहा है, आपने पूछा कितने का लिया, उसने कहा 200 का। वो आपसे ये पूछता है, सॉरी आप उससे ये पूछते हो कि इसको बेचोगे कितने में? वो कहता है 250 का बेचूंगा, 250 का बेचूंगा। आपने दिमाग चलाया कि इसने 200 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और इसमें कमाएगा कितना? 50। आपने दिमाग में परसेंटेज कैलकुलेट की कि ये 50 रुपए बचाएगा 200 रुपए के ऊपर, तो ये कितना परसेंट है? 100 रुपए में कितना बचा रहा है? 25। बात समझ में आई? आप एक दोस्त के साथ शॉपिंग पे गए हैं, वो दुकानदार है, यू ऑब्जर्व कि उसने 200 रुपए की चीज खरीदी। आपने उससे पूछा कि खरीदी तो 200 की, दुकान में कितने की बेचोगे? उसने कहा 250 की। तो आपने कैलकुलेट किया कि 200 पे खरीद के 250 में बेचेगा, मतलब 50 रुपए बचाएगा। 200 रुपए की चीज पे 50 रुपए बच रहा है, मतलब वो, तो आपको जाहिर करता है बैंक में अगर पैसा रखवाया जाए तो पूरे साल में मिलेंगे 8 से 10%, और वो भी एक साल। ये सही है दुकानदार। और उससे पूछा आपने कितने दिनों में बेच दोगे? बोला हफ्ते का स्टॉक है, हफ्ते में निकल जाएगा, फिर अगले जुमेरात में या जुम्मे पे फिर कराची आएंगे। तो अपने दिमाग ने वर्कआउट किया कि ये एक हफ्ते में 25% कमा रहा, और बैंक में अगर पैसे रखवाए जाए तो पूरे साल का 10% मिलेगा। तो अगर ये हर हफ्ते 25 कमाए तो साल में कितना फीसद कमा लेगा? ठीक है। अच्छा, आप फिर दूसरे दोस्त की दुकान पे बैठने का था, वो आपने देखा उसने वही प्रोडक्ट 250 रुपए का बेचा। आपके पास ये दूसरा दोस्त है, आपने उससे पूछा तुमने ये चीज 250 रुपए की बेची, इसमें कमाया कितना? वो कहता है 50 रुपए। अब आपको दिमाग में वेरिफिकेशन की कि इसने 50 रुपए कमाए, चीज कितने की बेची, उसने कितना फीसद कमाया? दिस इज 20 बेटा बेवकूफ हो, दोस्त को कह दिया कहते हो 25%, 20% कमाते हो। वो फला नहीं अपना शाहरुख भाई, वो सेम चीज बेच रहा था, उसमें 25% कमा रहा था। तो कैसे 250 से महंगी बेचेंगे, कस्टमर लेगा नहीं? बोला 250 की महंगी कोई बेच रहा है, 250 में ही बेच रहा है वो, लेकिन कमा रहा 25%। तो कैसे मुमकिन है भाई, कंपनी प्राइस ही 200 रुपए में देती है। बोला हाँ खरीदता 200 में ही है, लेकिन कमाता 25% है। तो पता नहीं कहां से कारोबार कर रहे हो बेवकूफों की तरह। वो कहता है मैं भी 200 में खरीदता हूँ, 250 में बेचता हूँ भाई। मतलब बेशक बेचो, लेकिन कमा तो 20% रहे हो ना। तो एब्सोल्यूट नंबर में देखा जाए 200 की वो भी खरीद रहा है, शाहरुख भी, और 200 की ये भी खरीद रहा है, अमजद भी। 250 में शाहरुख बेच रहा है, 250 में अमजद बेच रहा है, दोनों 50-50 को कमा रहे हैं, लेकिन उसके 50-25, मेरे 50-20। क्या करूं, मैं मर जाऊं? क्या दोनों अलग अलग प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या? लेकिन परसेंटेज में आपकी कैलकुलेशन कह रही है कि वो 25 कमा रहा है या 20 कमा रहा है। मसला काम है, क्या कैलकुलेशन में फ्लॉ है? बेस का करेक्ट। दिस 25% इज नॉट गॉड, दिस इज ऑन कॉस्ट, 25% ऑफ कॉस्ट, एंड दिस 20% इज ऑन सेलिंग प्राइस। घुमा फिरा के कमा रहे 50 ही है, लेकिन शाहरुख को फजूल में अच्छा बोल रहे हो और अमजद को फजूल में गंदा बोल रहे हो। कमा रहे दोनों 50। कैलकुलेशन का फर्क, ये कैलकुलेशन का फर्क कहलाता है। दिस इज रेफर्ड एज मार्कअप एंड दिस इज रेफर्ड एज
Now very straight question. What is difference between markup and margin? मार्कअप परसेंटेज लगाई जाती है ऑन कॉस्ट, मार्जिन इज अ परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। अगर मैं ये कहूं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन, हाउ वुड यू रिएक्ट? देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन, हाउ कम? परसेंटेज दोनों की डिफरेंट है तो डिफरेंस हुआ ना। जी जी आप बोले परसेंटेज दोनों में लगता है, दोनों परसेंटेज तो सेम है ऐसा नहीं है, लेकिन परसेंटेज तो डिफरेंट है ना। अब मैं दो टर्म्स आपको सिखा रहा हूं। एक लैंग्वेज में कहा जाता है एब्सोल्यूट और एक लैंग्वेज में कहा जाता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मकसद है एब्सोल्यूट नंबर। मिसाल में आपको कह रहा था कि बिजनेस ए 75,000 रुपए कमा रहा है, बिजनेस बी 1,40,000 रुपए कमा रहा है, तो 75,140,000 is what? This is an absolute number. तो हमारे 500 नंबर और पड़ोसन के 550 नंबर is what? This is absolute. Normally absolute numbers को कंपेयर नहीं करना चाहिए, absolute नंबर को कंपेयर नहीं करना। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो शाहरुख क्या कमा रहा है 50 रुपए और अमजद क्या कमा रहा है वही 50 रुपए। तो मार्कअप और मार्जिन में एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई भी डिफरेंस नहीं, दोनों प्रॉफिट के ही नाम है। मार्कअप भी प्रॉफिट है, मार्जिन भी प्रॉफिट है, जैसा दोनों में कोई फर्क नहीं है अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें। लेकिन अगर आप रिलेटिव बात करें, रिलेटिव मतलब के बेस पर आके, लाइक आप परसेंटेज रखते हैं तो परसेंटेज में आप 100 को बनाते हैं बुनियाद। मार्कअप और मार्जिन को जब परसेंटेजेस में मेजर किया जाता है तो फर्क आता है। फिर क्या फर्क आता है कि मार्कअप इज प्रॉफिट एंड मार्जिन इज आल्सो प्रॉफिट। लेकिन मार्कअप मेजर्स द प्रॉफिट एज percentage of what? Cost, correct. And margin measures the profit as a percentage of what? Easy. अच्छा, अब अगर हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी हो और मैं आपको क्वेश्चन में ये बता दूं कि कंपनी अपनी कॉस्ट पे इतना परसेंट मार्कअप कमाती है, मैंने आपको एक डेटा दिया कॉस्ट का और कॉस्ट के साथ मैंने आपको क्या दिया मार्कअप। कॉम्पिटेबल है, परसेंटेज कॉम्पिटेबल है, यस। तो मैंने आपको दिया स्टैंडर्ड कॉस्ट और साथ में दिया मार्कअप, इजी। So other, if I tell you that a company produces a unit that costs 2,000 rupees, एक यूनिट बनाया जाता है जिसको बनाने में 2,000 रुपए का खर्चा आता है, and company earns 20% markup। 2,000 क्या है कॉस्ट है, 20% क्या है मार्कअप है, संगम हो जाएगा। कॉम्पिटेबिलिटी है, 2,000 में 20% को जरब कर सकता हूं, यस। सिमिलरली अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट की
सेलिंग प्राइस दे दूं और उसके साथ मार्जिन दे दूं। ठीक है, सेलिंग प्राइस दूं और उसके साथ मार्जिन दे दूं, कब हो जाएगा? सो इफ आई टेल यू कि अगर एक कंपनी 2500 रुपीज का यूनिट बेचती है और उसमें 20% का मार्जिन है, तो कॉस्ट निकाल सकते हो। सवाल सुनना, मैंने अगर आपको कॉस्ट बता दिया और मार्कअप बता दिया, सेलिंग प्राइस बता जाओगे? हाँ, कि अगर मैंने कहा कि 2000 रुपए की कॉस्ट है और 20% का मार्कअप है, तो 2000 का ही 20% निकाल के 2000 में ही जोड़ा जा सकता है। और अगर मैं आपको सेलिंग प्राइस बताऊं कि 2500 रुपए की सेलिंग प्राइस है और 20% का मार्जिन है, तो क्या आप मुझे कॉस्ट बता सकते हैं? यस, 2500 पे 20% लगाएंगे 500, 2500 में से 500 निकालेंगे तो कॉस्ट पे आ जाएंगे। भाई ये फॉर्मूला तो इजी हो गया था कि कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगी, और अगर उल्टा है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है या नहीं, सवाल ये है। मैंने आपको अगर दी कॉस्ट और साथ में दे दिया मार्कअप, तो कॉम्पिटेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, मैच हो जाएगा। हम 2000 पे ही 25% 20% लगा सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको दी सेलिंग प्राइस और साथ में दिया मार्जिन, क्या ये परसेंटेज इस पे अप्लाई हो सकती है? यस। तो आपने 2500 पे 20% लगाया 500, 2500 में से 500 हटा दिए तो कॉस्ट आ गई 2000। इजी है। तीसरा, अगर मैं आपको किसी विषय में कॉस्ट बता दूं और उसके साथ परसेंटेज बता दूं, मार्जिन की, सही है? अगर मैं आपको कहूं कि कंपनी एक यूनिट बनाती है 2000 रुपए में और उस पे 25% मार्जिन कमाती है, 25% मार्जिन कमाती है, तो 25% किस पे लग सकता है? सेलिंग प्राइस पे, और 2000 क्या है? कॉस्ट है। क्या ये 2000 पे 25% लगा सकता हूं? एरर आ जाएगा, कॉम्पिटेबिलिटी इशू, नहीं मल्टीप्लाई हो सकता। अब क्या करें? ओके, लेट्स वर्क इट आउट। पहले कुछ हल्की सी मैथ घुमा लेते हैं। केस नंबर 1, कॉस्ट 2000 की, मार्कअप 20% का। मैंने आपको क्या दिया? कॉस्ट दी है, और 20% क्या है? मार्कअप है। क्या इस 2000 का ही 20% अप्लाई हो सकता है? यस, यस। अच्छा, मैं ऑप्शन नंबर 1, 2000 पे 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 2000 पे 20% लगाएंगे, 2000 का 20% कितना बनेगा? 400। ऐसा 2000 का 20% 400, 2000 तो है, उस पे 400 रुपए प्लस कर दूंगा, तो कितना बन जाएगा? 2400 रुपए। एंड 2400 रुपए क्या होगी? सेलिंग प्राइस। मैथ्स, मैं कहता हूं भाई 2000 तो है,
2000 का 100% कितना बनेगा? वापस 2000, क्योंकि 100% इज 1। 200 का 100%, 2000 का 100% कितना बनेगा? 2000। ठीक है, लेकिन मैं प्रॉफिट कितना रखूंगा? यानी कस्टमर को कॉस्ट तो लूंगा ही लूंगा उससे, और 20% प्रॉफिट भी लूंगा। तो मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा 100% उसकी कॉस्ट और 20% मेरा प्रॉफिट। तो अगर मैं 2000 का 120% निकाल दूं, जिसमें 2000 को अगर आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 2000 आ जाएंगे। भाई किसी भी चीज को 1 से जरूर दूंगे तो वापस आ जाएगा ना। तो 2000 को अगर आप 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 2000 आ जाएंगे, क्योंकि 100% मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 लेकिन अगर मैं उसमें रखता हूं 120%, जिसमें 100% कॉस्ट बाजार से खो जाए और 20% कॉस्ट का ही प्रॉफिट है। बात समझ में आ रही है मैथ्स? यस। सो 100 इज व्हाट? कॉस्ट एंड 20 इज व्हाट? मार्कअप। 2000 का 120% कितना निकलेगा? 2400। इजी। इसमें 100% 2000 है, 20% 400 है। बात समझ में आ गई? दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपको दी कि अगर मैं आपको देता हूं सेलिंग प्राइस, ₹2500, और उसके साथ में आपको देता हूं मार्जिन, लेट्स से 25% का, या चले लेट्स कीप इट इजी, मैं इसको 20 रख लेता हूं। What is this 20%? This is margin, and this is compatible with what? Selling price, and I'm giving you what? Selling price. तो सेलिंग प्राइस पे 25% लगाया जा सकता है ना। अब क्योंकि मैं रिवर्स आ रहा हूं, मैं प्राइस से कॉस्ट की तरफ आ रहा हूं, तो प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा ना, बिकॉज प्राइस में तो प्रॉफिट पहले से ही शामिल है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2500 का 20% निकाल लेते हैं, लग सकता है ना। 2500 का 20% निकाल लेते हैं, कितना बनेगा? 500. What is this 500? This is profit which is already included is 2500. तो अगर मैं 2500 से 500 रुपए को रुक सकते हो कि बेटा तुम 2 मिनट साइड हो जाओ, तो 2500 में 500 का प्रॉफिट था, और जब प्राइस में से 500 हटा दूंगा प्रॉफिट, तो बाकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 आपने क्या किया? 2500 का 20% निकाला, 500, और वो 500 इसमें से कर दिया माइनस, बाकी कितना फीसद रह गया? 80% रह गया। यस, हाँ मैंने चेंज किया, इट्स 20। ठीक है, तो कीप द फिगर्स इजी, मैंने इसको 20% कर दिया। फिर तो अगर 2500 में 20% प्रॉफिट है, तो बाकी 80% क्या है? कॉस्ट। तो मैथ्स का दूसरा साइड हम देख रहे हैं, 2500 का अगर मैं 100% निकालूं तो क्या आएगा? वापस 2500। सही है, किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा ना। लेकिन मैं कहता हूं इसमें से 20% प्रॉफिट को हटाना है, तो मैंने इसमें से 20% प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो बाकी 2500 का कितना फीसद रह जाएगा? 80%।
तो 2500 में 20% प्रॉफिट है, बाकी 80% कॉस्ट है। तो 2500 का 80% कितना मिलेगा? 80% बाकी है। प्रॉब्लम कहां पे है कि अगर मैं आपको सेलिंग प्राइस बताता हूं, 6,000 रुपीज, लेकिन सेलिंग प्राइस के साथ में आपको देता हूं मार्कअप। मैं आपको सेलिंग प्राइस देता हूं ऑफ 6,000 रुपीज, लेकिन सेलिंग प्राइस के साथ मैं आपको परसेंटेज देता हूं मार्कअप की। एंड मार्कअप अप्लाई किस पे होता है? I have given you the selling price already, 25%, 25% markup. Easy. Cost, sorry, selling price is 6,000 and markup is 25%. मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि this 25% is over cost. Not of 6,000. This cannot be of 6,000 because 6,000 is price. ये 25% सिर्फ कॉस्ट पे लग सकते हैं, और कॉस्ट कितनी है? बताओ हमें नहीं। ये मसला कैसे है? Yes, this makes sense. But this is 125% of cost. We are not giving the cost. 800 की cost आ रही है. Still आपका आंसर 4,500 है. Let's see. 4,500 doesn't make sense, I believe. हाँ जी. 4825. 4875. What is this 4875? This is cost. Let's verify. आपका आंसर है कि 4,875 कॉस्ट है। क्या उस कॉस्ट पे मैं 25% मार्कअप लगा सकता हूं? लगा के देखिए प्लीज। 4875 का 25%, 4875 का 25% कितना आया? आपका आंसर 4800 है। So you can do this. 4800 multiplied by 25%. नहीं, just 4,800 multiplied by 25%. Only 25%. 1,200. Okay. So 4,800 plus 1,200 is equal to 6,000. Correct. आपकी तरफ आते हैं। 4,875 का 25% कितना है? प्लस 4,725। ये आंसर बताया था आपने मुझे। 4,875। तो ये वाला आंसर उसमें प्लस कर दे 4,875 में। You're not reaching 6,000. Then there is a mistake. You must reach the exact figure. देखो, नहीं, फिर भी एक एरर है। आते इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। कॉस्ट कितनी है? यही तो नहीं पता। चलो, मार्कअप कितना है? एंड सेलिंग प्राइस कितनी है? तो कॉस्ट कितनी होगी?
सही है? See, this 125% is multiplied here. You were right. लेकिन अब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा और इससे 25% तक के माइनस भी नहीं हो सकता. लेकिन this 6,000 in itself is 125% of the cost. तो 125 इस तरफ अगर मल्टीप्लाई है इक्वल की उस पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. दिस क्वेश्चन राइट आप हो चुके, आप आखिर में कर सकते थे. 6,000 divided by 125%. आंसर x का कितना आ रहा है? 4,800. Now you can verify this. What is 4,800? Cost. And how much is markup? 25%. Can we apply 25% on 4,800? Definitely yes, because markup किस पर लगता है? cost पे, और cost कितनी है? 4,800. 4,800 का 25%. Only 25% will be 1,200. अब मैं दोनों को प्लस करता हूँ. 100 कॉस्ट खुद और 25% कॉस्ट का मार्कर. $6,000. Any trouble? No. Company sells the product for 7,500 rupees and earns a markup of 40%. How much would be the cost? Your answer is correct, लेकिन kindly आप या तो everyone पे मैसेज करें या जिस दिनेश नामनी की वीडियो ऑन नहीं है उस पे ड्रॉप करें. मैं मोबाइल से नहीं लिख कर पाऊंगा. But your answer is correct. So what are we doing is के selling price is 7,500 and this is inclusive of 40% markup. इसमें मार्कअप ऑलरेडी शामिल है. तो हम ये कह सकते हैं कि 7,500 140% है कुल, क्योंकि इसमें 100% कॉस्ट होगी और 40% प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो इफ दिस इज 140%, तो मैं इसको डिवाइड कर 140 से, तो 100% कितना होगा? आंसर यू टेलिंग मी इज 53.14. राउंडेड डजंट मैटर. लेकिन अगर हमारी कॉस्ट ये है, क्या मैं इस पे 40% प्रॉफिट लगा सकता हूं? यस, बिकॉज कॉस्ट के साथ मार्कअप की कंपैटिबिलिटी बन सकती है. अगर इस पे हम लगाए 40%, ये खुद 100% है और उसका 40% कितना आ रहा है? Shehzad, your answer is not correct. It's not 5457.4. I guess I'm still getting messages here. I cannot access easily, please. Everyone पे drop करें. 2142.86. Profit 2142.86. Nadeem, that's correct. 2142. So if the cost is
5,357.14 and I'm making 40% profit on cost of 2,122. दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? अच्छा, एक प्रॉफिटेबिलिटी का ये इशू रहा कि you might be given the cost, sorry, you might be given the selling price and we also provided with a markup. Both are not compatible. Selling price दे दिया और markup दे दिया तो हमें तरीका चेंज करना पड़ेगा. Same goes there. अगर हमें किसी भी यूनिट की स्टैंडर्ड कॉस्ट गिवन है, a unit costs us 330 rupees per unit to produce and company earns profit margin of 25%. The standard cost is 330 rupees per unit and company earns margin of 25% and margin is compatible in what? Selling price that you are not provided here. How much would the selling price be? Sir, you have provided answer of 412.5. Verify करते हैं. अगर हमारी selling price 412.5 होती है, ठीक है? ये कोई टेंशन लेना है कि मैं स्वयं के आंसर को डिस्कस कर रहा हूं. आपने मुझे बताया कि सेलिंग प्राइस would be 412.5 and margin is 25%. तो क्योंकि अगर ये मेरी सेलिंग प्राइस है एंड 25% मेरा मार्जिन है तो मैं सेलिंग प्राइस में मार्जिन तो लगा सकता हूं ना. लगा के देख लेते हैं. 412.5 का 25% मार्जिन है. समझ प्लीज. 412.5 का 25% कितना बनेगा? 103.125. So if Suhail, please focus. 412.5 is my selling price and 103.125 is my profit. Selling price में से अगर मैं profit minus करता हूँ, would I be getting the cost of 330 rupees? How much is this? Is it on 9 point something? Mohammed Asif, your answer is 440. That is correct. Shazad, आपके आंसर क्या है? You can say that. ये आंसर 9.6. ठीक है. And sir, we cannot prove this. Same goes with Shazad. Shazad, आपने मुझे selling price बताई है. $375. Since 375 is selling price, and I'm already given the margin of 5%. तो मैं इस पे 25% margin लगा सकता हूँ. 375 का 25%. Anyone please? 93.75. So if I deduct 93.75 out of 375, the cost that should come is 281.25. Still not correct. Mohammed Asif, your answer is 440 and that makes sense.
डेटा क्या है बेसिकली, we are being given the cost. जब हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, सिंस सेलिंग प्राइस इज ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट, इसमें से हम 100 माइनस मार्जिन करें, जिसमें 100 की सेलिंग प्राइस है और जितना भी मार्जिन है वो माइनस हो जाएगा, रिमेनिंग जितना भी परसेंटेज होगी वो कॉस्ट होगी। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन वी हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड सेलिंग प्राइस, लेकिन हमें मार्जिन पता है, मार्जिन कितना है 25% और कॉस्ट कितनी है 330, ये 100 माइनस 25 यानी 70%, 75% इस तरफ मल्टीप्लाइड है, इक्वल के उस पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो 330 divided by 75%, your answer is 440 rupees per unit। तो अगर हमारी 440 की सेलिंग प्राइस है, इसका आप 25% अगर मार्जिन काटते हैं दैट वुड बी 110%, तो 440 में से 110 माइनस करेंगे, we'll be getting the figure of 330, that is cost। All good? वैसे अभी तो मैं आपको एक मुनासिब लेवल पे सिखा रहा हूं, लेकिन मार्कअप और मार्जिन में सिचुएशंस इसके अंदर कॉम्प्लेक्स हो सकती है कि एग्जाम में जजमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, और मार्कअप और मार्जिन का एरिया बाज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग बन जाता है। What I worked out कि बहुत सारी चीजों के पीछे अगर लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट को रटा जाए या समझा भी जाए तो भी इंसान एक लेवल पे आके कंफ्यूज हो ही जाता है। आई डोंट रिमेम्बर मेरे इंग्लिश के टीचर ने किसी दौर में मुझे छोटी सी बात समझाई थी जो कि मुझे जहन में बैठ गई। इसे कि हम कितने ही पढ़े लिखे हों, लेकिन जब दरवाजे में पुल और पुश का गेम आता है ना तो हम कंफ्यूज हो ही जाते हैं। मे बी गेम ऐसा हो कि जब हम कार से उतरते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, किसी स्टोर की तरफ जा रहे हैं, दूर से देखा दरवाजे पे लिखा हुआ है पुल, और हमारा जहन कंफ्यूज होता रहेगा किसको खींचना है कि झकेलना है, और होगा ऐसे कि जहां दरवाजे की करीब पहुंच ही जाएंगे आप फाइनली फैसला करेंगे कि इसको धक्का देना है। जब आप उसको धक्का देते हैं तो दरवाजा कहता क्या कर रहा है भाई, तोड़ेगा क्या? तो हम कहते ओ पुल लिखा हुआ, मैंने देखा नहीं। ऑल्दो आपका दिमाग बाहर से पकड़ रहा था कि पुल लिखा हुआ है, लेकिन आप जज नहीं कर पाए आखिर तक कि करना क्या है। तो अक्सर दुकानदार आपकी आसानी के लिए अपने दरवाजे को बचाने के लिए लिख देते हैं कि बेटा दरवाजा बाहर की तरफ खुली। ठीक है, या तो उसमें वो पुल वाला हैंडल ही निकाल देंगे, अगर पुश करने का सीन होगा तो हैंडल ही नहीं होगा, पता है कैसे खुलेगा, या तो वो एक वो कार्टून टाइप छाप खींच रहा होता है, या तो उसे धकेल रहा होता है, तो हम वहां से जज कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है, लेकिन एंड टाइम में भूल ही जाते हैं। तो एक टीचर ने मुझे ये कहा था कि क्योंकि पुल और पुश में कंफ्यूजन है, तो आप फोकस करें कि पुश का एंड है एच,
और पुल का एंड है एल, एल फॉर लव, एच फॉर हेट। सो इफ इट इज हेट, आप उसको अपने से दूर करेंगे। इट इज लव, आप अपनी तरफ उसको। अब जब हम दूर और दूसरी तरफ चलते हैं, तो हम फोकस इस बात पे कर सकते हैं कि वेदर इट्स लव और हेट। तो ये कंफ्यूजन हो ही जाता है। सेम गोस कि हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको मैं कहता हूं कि हमारे पास कन्वर्टर है, कि अगर आपके पास मार्कअप गिवन है और आपको मार्जिन चाहिए, तो आप उस फॉर्मूला के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। और मार्जिन गिवन है, आपको मार्कअप चाहिए, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं कि मार्कअप और मार्जिन में एब्सोल्यूट टर्म्स में तो कोई फर्क नहीं। मार्कअप और मार्जिन में एब्सोल्यूट टर्म्स में तो कोई फर्क नहीं। यानी अगर इस 440 के ऊपर, व्हाट इज दिस 440, दिस इज सेलिंग प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे अगर मैं मार्जिन लगाता हूं, मार्जिन कितना है? 25%। तो 440 का 25% कितना बनेगा? 110। and what is this 110? This is my profit. अगर इसकी कॉस्ट देखी जाए तो इसकी कॉस्ट कितनी है? 330। और मार्कअप कितना है? हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो हाउ कैन यू कैलकुलेट मार्कअप? इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। हाउ मच इज प्रॉफिट? 110. How much is cost? 310. 110 divided by 330 is 33%. तो अगर 330 का 33.33% निकाला जाए तो भी क्या आएगा? Hence, ऐसा है कि मार्कअप और मार्जिन में कोई फर्क नहीं है। 25% मार्जिन है तो भी 110 है, 33% मार्कअप है तो भी 110 है। लेकिन जब हम उसको रिलेटिव परसेंटेज में कह रहे हैं तो ऑब्वियसली 25% इज डिफरेंट फ्रॉम 33.33%। और दोनों का बेस मुख्तलिफ है। 25% अप्लाई होगा किस पे? सेलिंग प्राइस पे। एंड 33.33% अप्लाई होगा किस पे? कॉस्ट पे। हेंस आप इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अलग अलग बेसिस पे लग रहे हैं। कन्वर्टर की तरफ आते हैं। ये 33.33% क्या है? मार्कअप है। एंड 25% क्या है? मार्जिन है। दोनों में जवाब तो वही लाना है ना, 110 का। कॉस्ट बड़ी होगी कि सेलिंग प्राइस? क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉफिट एडेड है। तो एक तरीका तो हमें याद रहा कि कॉस्ट हमेशा कम होगी, सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होगी। कॉस्ट के ऊपर ऐसी परसेंटेज लगानी है कि 110 आए, सेलिंग प्राइस के ऊपर ऐसी परसेंटेज लगानी है कि 110 आए। तो बड़े अमाउंट में छोटी परसेंटेज लगाई जा सकती है और छोटे अमाउंट में बड़ी परसेंटेज लगानी पड़ेगी जब 110 आएगा। एक तरीका हम ये कह सकते हैं कि मार्कअप किस पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है ना, छोटी वैल्यू पे लगता है। तो मार्कअप विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन मार्जिन। मार्कअप की परसेंटेज मार्जिन की परसेंटेज से हमेशा ज्यादा होगी। वजह समझ में आ रही है? क्योंकि वो छोटी कॉस्ट पे लग रही है। लाना तो 110 ही है ना। कन्वर्टर इशू क्या है? परसेंटेज
divided by 100 plus or minus percentage। मैं पहली एग्जांपल की तरफ आ जाऊं। मैंने आपको पहली एग्जांपल में कॉस्ट दी थी, नहीं सेलिंग प्राइस दी थी। पहला एग्जांपल जो 4000 वाली थी शायद, अच्छा 2000 था सेलिंग प्राइस। अच्छा ओके चले, उसके बाद वाले में आ जाए, सॉरी, जिसमें मैंने आपको सेलिंग प्राइस और मार्कअप दिया था। करेक्ट। अब मैंने आपको दिया था 6000 सेलिंग प्राइस और साथ में क्या दिया था, मार्कअप दिया था कितना, क्योंकि ये दोनों आपस में कंपेटिबल नहीं है तो क्यों ना मैं मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर दूं। ये मार्कअप है 25%, मार्जिन 25% से छोटा आएगा कि बड़ा, कम आएगा कि ज्यादा, कम, क्योंकि मार्कअप है ऑलवेज बी ग्रेटर। अब देखकर कन्वर्जन कैसे आता है, परसेंटेज कितनी गिवन है 25 डिवाइडेड बाय 100। आपने आंसर को और बड़ा करना है छोटा करना है, 25% मार्कअप है और मार्जिन से, तो मैं डिनोमिनेटर को बड़ा कर देता हूं, 25 डिवाइड बाय 125 कितना परसेंट आएगा 20। What was this 25%? This was markup. And how much is this 20%? Margin. Selling price कितनी है 6000 और मार्जिन कितना है 20%। 6000 पे 20% लगा सकता हूँ, यस 6000 पे 20% कितना बनेगा 1200, यस। बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके पीछे फॉर्मूला के पीछे साइंस क्या चल रही है, हाँ वो आपको पता होनी चाहिए, ताकि एंड टाइम पे अगर भूल जाए तो कौमी तराने की तरह अगर हम याद करेंगे जिसका मकसद हमें नहीं पता, तो हम अपनी तरफ से अल्फाज सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तर्जुमा नहीं पता कि इसका मकसद क्या जा रहा है। और इतनी खालिस उर्दू है या पता नहीं कौन सी जुबान है, हमें अगर नहीं समझ में आ रही तो रट्टा, अगर महज रट्टा है तो मरवाएगा, अगर रट्टा कॉन्सेप्चुअल है तो मुसीबत के केस में हम उसको संभाल सकते हैं, तो आप उसको याद रख सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि मार्कअप की परसेंटेज हमेशा ज्यादा होगी। तो अगर आप मार्कअप से मार्जिन की तरफ जा रहे हैं तो आप प्लस करेंगे ताकि आप छोटी परसेंटेज की तरफ। इसी तरीके से अब ये चीज आसान हो सकती है, मैंने 6000 को मल्टीप्लाई किया 20% से 1200, 6000 में से 1200 निकाल दो तो 4800 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी। दूसरी एग्जांपल मैंने क्या दी थी, फिर मैंने बताया कि सेलिंग प्राइस 7500 और उसके साथ मैंने दिया था मार्कअप फिर से 40%। अगर मार्कअप है तो मार्जिन कितना होगा, नंबर लगाओ 40% अगर मार्कअप है तो मार्जिन कितना होगा, नेक्स्ट की तरफ आ जाए प्लीज। इसके अंदर हमारा मार्कअप कितना है 40 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हम मार्जिन की तरफ जा रहे हैं जो कि इससे कम ही आएगा तो डिनोमिनेटर को बड़ा कर देंगे, तो 40 डिवाइडेड बाय 140 is 28.57। तो
you successfully calculated 28.57% margin. अब 7,500 पे 28,500 लगाया जा सकता है। कितना बनेगा? 214275। 7,500 से 214275 माइनस करें 2142.75। This was 7,500, not 6,000. I think 5%. Okay, इसके बाद में क्या क्वेश्चन दिया था? आबादी कॉस्ट और मार्जिन का सीन आया था। अगला क्वेश्चन बताएं। कॉस्ट कितनी थी? 330 की कॉस्ट है और कॉस्ट के साथ मैंने क्या दिया है? मार्जिन कितना फीसद दिया है? 25%। कॉम्पिटेबिलिटी नहीं है क्योंकि 330 की कॉस्ट है और 25% का मार्जिन है। अब हम मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस या माइनस क्योंकि अब हम बड़ी परसेंटेज की तरफ जा रहे हैं। 33.33%। So 330 का 33.33% would be 110. 330% 110. So अगर 110 प्लस कर देंगे प्रॉफिट तो we reach 440 selling price. क्वेश्चन में लिया है कि एक कंपनी है दैट इज ओके सर एक कंपनी ने अपनी फैक्ट्री में मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने हैं। उसमें से एक प्रोडक्ट है जैकेट। पहले मैंने देखा कि आइडियली का मकसद कि अगर कुछ भी जाया ना हो तो आइडियली का मकसद 0% लॉस 0% वेस्टेज। Ideally, each jacket uses 3 meter leather, but 15% of input is lost due to leather stitches, and leather costs 2,000 rupees per meter. तो हम जब leather के लिए standard cost calculate करेंगे, पहले उसमें हम कॉस्ट रखते हैं ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कौन सा मटेरियल डाल रहा है जैकेट बनाने में? लेदर। वैसे लेदर की आईडी कितनी मीटर चाहिए? लेकिन इनपुट का 15% कटिंग और स्टिचिंग में जाया हो जाएगा। नुकसान कौन भरेगा? कस्टमर को चार्ज करना है। इसका 15% जाया होगा या इनपुट का, ग्रॉस इनपुट का, एंड दिस इज नेट इनपुट। हम इसको ग्रॉस अप करेंगे, करेक्ट एज 100 डिवाइडेड बाय जाया कितना हो रहा है? 15%। तो 100 में से 15% जाया होगा तो ये कितना होगा? 85%। ठीक है, जितना भी आपने ग्रॉस इनपुट करना है उसका 15% वेस्ट हो जाना है, बाकी 85% जैकेट के अंदर जाना है। एंड दिस 3 मीटर इज itself
85%, तो 100% कितना होगा? और लेजर का 1 मीटर हमें कितने का पड़ रहा है? जो एक जैकेट के अंदर लेजर की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 6000। हाँ, $6000। नहीं, आउट ऑफ यू अभी इसको 50-85% ग्रॉस अप भी तो करना है। नहीं नहीं नहीं, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। नेक्स्ट है 7058। देखिए आप क्यों कहते बेशक कि 3 मीटर वर्टिकल में 6000, लेकिन 6000 तो नेट इनपुट है। अभी जो ग्रॉस इनपुट होगा उसका 15% नुकसान भी तो होगा, तो उसको आप डिवाइड करते हैं 85 से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो 6000 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्रॉस अप हो जाएगा। इज दिस फिगर करेक्ट? 7058। ये हमारा एक जैकेट में मटेरियल का खर्चा जाएगा। उसके बाद पहला टाइम क्या लगा? Yes, we believe the labor of the tailor would take 1.5 hours to stitch a jacket. लेकिन हम उसको रेस्ट करने के लिए कितना टाइम दे रहे हैं? 20% टाइम ऑफ आवर्स पेड, यानी उसको हम पेमेंट ज्यादा घंटों की करेंगे और काम कम घंटे कराएंगे। ठीक है? फिर तो काम कितने घंटे करना है इसको? 1.5 आवर्स, लेकिन पेमेंट उसको 1.5 आवर्स से ज्यादा की मिलेगी। कितनी ज्यादा दे रहा है? 20%, यानी ये इटसेल्फ कितना परसेंट है? 80% है, बिकॉज 20% ऑफ आवर्स पेड, जितने घंटे की पेमेंट उसको मिलेगी उसका 20% वो रेस्ट करेगा। तो ये जो काम करेगा ये 80% है। और लेबर का रेट क्या है? 800 रुपीज पर आवर। ओके, 1500। तो जैकेट में 60 रुपए अप्रोक्स का लेदर लगेगा और लेबर को हम पे करेंगे 1500। उसके अलावा हमारे साथ दूसरा क्यों है कि फैक्ट्री के अंदर ओवरहेड्स है 16 लाख रुपीस के, और फैक्ट्री नॉर्मली ऑपरेट करती है 800 आवर्स। ये हम कबरस वर्क कह रहे हैं, हकायक हमारे सामने बाद में आएंगे। वक्त से पहले हमें ये पता है, ठीक है, वक्त से पहले हमें ये पता है कि मार्च के महीने में फैक्ट्री का खर्चा 16 लाख आएगा और 800 घंटे काम करेगी। How do we calculate fixed production overhead absorption rate? Factory OAR. How do we calculate it? Is budgeted fixed production overhead divided by budgeted level of activity. Budgeted fixed production overheads कितने हैं? 1,600,000। सही है? 16 लाख। और फैक्ट्री कितने घंटे ऑपरेट करेगी? 800 आवर्स। यानी फैक्ट्री को 1 घंटा चलने का खर्चा कितना है? 2000 रुपीज पर आवर। तो फैक्ट्री को एक आवर ऑपरेट करने में हमारा 2000 रुपीज का खर्चा होता है। और इस केस में हमारी एक जैकेट बनने में कितना टाइम ले रही है? 75 मिनट्स कन्वर्टेड इनटू आवर्स। 75 मिनट्स कितने घंटे बनेंगे? सवा, डेट इज 90 मिनट्स, सवा घंटा।
So you can make it 75 out of 60. Divided by 60 minutes, you get 1.25. Into rate per hour. This is 2000 rupees per hour. कितना हुआ बनेगा? 3000 नहीं 2500 सवाल नहीं 20 और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ रही है 1 यूनिट बनाने में? It's 11,000. $11,058. अच्छा लास्ट में कहा है देयर इज लिमिटेड 35% मार्जिन एंड दिस इज नॉट कॉस्ट. क्या कॉस्ट और मार्जिन आपस में मिल सकते हैं? नहीं. यू विल हैव टू कन्वर्ट द मार्जिन इनटू मार्कअप. ठीक है, मार्कअप इससे हमेशा बड़ा होगा ना, तो हम मार्जिन को अगर मार्कअप में कन्वर्ट करें margin is 30%. तो मार्कअप कितना होगा? Only sorry 35%. मार्कअप बढ़ा देना चाहिए 53.8. तो कॉस्ट पे हम लगेंगे 53.8%. सही है. दैट इज सपोज्ड टू बी योर प्रॉफिट. कितना बनेगा? 11,058 रुपीस का 53.8%. 5,954. तो प्लस कर दो. This would be the surface area price.